हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त ज़ुबैर। और हमेशा की तरह हम अपने स्टूडियो में किसी ख़ास मेहमान को इनवाइट करते हैं और उनसे रूबरू होते हैं और उनके बारे में, उनके अनुभव से हम बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसे हमारे जनपद के तमाम शख्सियत हैं जो हमारे स्टूडियो में आते हैं। और आज हमारे यहाँ जो सबसे ख़ास हमारे मेहमान हैं, जिनका नाम है सनाउर रहमान ख़ान उर्फ सन्नू। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमको रेडियो अवध 90.8 एफएम में हमको इनवाइट किया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके साथ मैं बैठा हूँ स्टूडियो में और आपके सामने इस जनपद के एक जो एफएम रेडियो शुरू किया है अपने, इसमें मैं भी एक भागीदार की हैसियत से आज आया हूँ आपके साथ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। सर, ये बताइए कि बिजनेसमैन के साथ साथ जहाँ तक हमें पता है कि आप एक नेचर लवर भी हैं। हाँ। ठीक है। और इको टूरिज़्म में भी आपका काफ़ी अच्छा अनुभव है। तो इस फील्ड में आप क्या कर रहे हैं और कैसे आना हुआ, इस बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे शो। हम एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्टर थे इरिगेशन में, हमको काम मिल गया उधर बहराइच साइड में, जी। कतनिया घाट साइड में। तो मैं जब काम करने वहाँ गया 97 में, तो हमें तो ये लगा कि इतनी खूबसूरत जगह है और हमारे मंडल में है। जी। तो काम तो ख़त्म हो गया, काम अपनी जगह पे था, ख़त्म कर लिया काम उसको। उसके बाद मैं हर 6 महीने साल भर में खाली घूमने जाता था और मैं जंगल में जाके बैठा रहता था, इधर टहलता था उधर टहलता था। और मुझको का दिमाग में बात आई कि अगर यहाँ हमारा कोई मकान हो जाए या कोई ऐसी जगह हो जाए जिससे मैं यहाँ पर आके अपनी एक रह सकूँ कुछ दिन के लिए, तो मेरे लिए कितना अच्छा होता है। एक मेरा सपना था। खैर, ऊपर वाले ने मेरा सपना साकार किया और आज से 4 साल पहले मैंने एक ज़मीन खरीदी वहाँ पर। जंगल के पास में ही? जी, जंगल में हाँ, ही? जंगल में के ही मिला हुआ अच्छा। मिली हुई ज़मीन खरीदी। ठीक है। और ऊपर वाले की दुआ से बहुत अच्छी ज़मीन मिल गई, जो जंगल से दो तरफ से पूरा जंगल से घिरी हुई ज़मीन हमारी है। मैं जंगल पे जब पहली बार गया वहाँ पर, तो पता लगा वहाँ पर हाथी भी आते हैं और शेर भी आते हैं और हिरन भी आती है। सारे जानवर उस ज़मीन पे आते हैं, मुर्गे भी आते हैं। जी जी जी। तो अब मैंने 2-3 दिन रुक करके उस ज़मीन को देखा, तो मेरे सामने ही शेर आ गया उस ज़मीन पे एक दिन। तो हमने कहा तो बहुत अच्छी ज़मीन है भाई, बहुत अच्छी जगह है। खैर, मैंने वो ज़मीन लिया और ज़मीन लेने के बाद हमने काम शुरू किया उस पर। और इस जहन में आया कि यहाँ पर इसको हम कोई भी जो है, एक तो नेचर लवर इसको बनाएंगे, कोई भी कंक्रीट मिनिमम कंक्रीट वर्क करेंगे, इको फ्रेंडली जोन बनाएंगे उसको, कि जो व्यक्ति आए, जो इंसान यहाँ पर आए ठहरे, तो उसको लगे, फील हो कि हाँ भाई ऐसी जगह रुके हैं कि जहाँ हमको बिल्कुल पीस ऑफ माइंड है। उस ज़मीन पे ना हमारे यहाँ कोई पोल्यूशन है, ना कोई हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ती है, ना कहीं से। हमने पूरे रिजॉर्ट में अपने कोई प्लास्टिक जोन नहीं रखा है। सब हट बने हैं, छप्पर के, खपड़ेल के बने हैं। पूरा इको फ्रेंडली जो है उसको किया गया है। कोई आर्किटेक्ट नहीं है, कोई डिज़ाइनर नहीं है। खुद हमने और हमारी मिसेज ने, जो कि डॉक्टरेट हैं, उन्होंने दोनों मिल करके इस प्रोजेक्ट को तैयार किया। तो तैयार किया तो लोगों ने पूछा भाई आर्किटेक्ट कौन है? तो हमने भाई कोई आर्किटेक्ट नहीं है। तो लोगों को ताज्जुब हुआ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने बगैर आर्किटेक्ट के कर डाला। बहरहाल होते करते हमारा रिजॉर्ट तैयार हो गया। और अब तक जो है पूरे कतनिया घाट में जो भी गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट हैं, सबसे बेहतर करने की कोशिश किया। और हॉस्पिटलिटी भी जो है सबसे अपने यहाँ अच्छी दिया लोगों को, कि आए तो उनको लगे कि है। और सब्ज़ी भी सब सारी अपनी बोते हैं वहाँ पर, सारी सब्जियाँ खुद की तैयार की जाती हैं। ऑर्गेनिक लोग पेपरों में पढ़ते होंगे कि भाई ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, हमारे यहाँ खुद वहीं पर तैयार होकर के देसी खाद से सब्जी खिलाते हैं लोगों को। स्पोर्ट्स का भी रखा है वहाँ पर, बैडमिंटन कोर्ट बना रखा है, इंडोर गेम्स हैं। शाम को 1 घंटा वहाँ पर नेचर पे मूवी भी दिखाई जाती है, थिएटर भी बना रखा है। पूरा कंप्लीट एक एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन सब कुछ उनको हम। सर, ये बताइए कि कतनिया घाट जो कि देवीपाटन मंडल में स्थित है, बहराइच ज़िले में आता है वो, कतनिया घाट, उस जगह की क्या खास बात है, क्या खासियत है, ये जरा बताइए। सबसे बात तो अच्छी बात यह है कि वो नेपाल का तो बॉर्डर है जी। और वहाँ पर जो बैराज बना हुआ है, वो नेपाल से करीब 3 नदियाँ आई हैं। वो 3 नदियों रोक के वहीं से घाघरा घाट का नाम दिया गया है। घाघरा घाट का जो नाम है नदी का, वो कतनिया घाट से निकला हुआ है। जो गिरजापुरी बैराज है वो 0 पॉइंट है घाघरा घाट का। वो शाम को वहाँ पर बैठ जाइए तो आप लगेगा समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं। बिल्कुल हरे रंग का पानी,
बिल्कुल कहीं कोई पोल्यूशन नहीं, कोई वहाँ पर ये नदी का किनारा है, नदी किनारा है। अच्छा। हाँ हाँ जी। हाँ, तो बहुत खूबसूरत लगता है अपने आप में। सनसेट जो होता है, हम अपने जो गेस्ट जाते हैं तो शाम को उनको सबको सनसेट दिखाने ले जाते हैं। अच्छा। तो वाकई में लोग कहते हैं भाई कि इतना नज़दीक अपने मंडल में होने के जगह है, और लोगों को मालूम भी नहीं कि इतनी जगह यहाँ पर है। वहाँ पर क्रोकोडाइल सेंटर भी है, अच्छा। और बोटिंग भी होती है, और सफारी भी होती है, और जानवर भी करीब करीब खूब सब दिखाई पड़ते हैं। और ख़ासकर जो बच्चे जाते हैं, जिससे आजकल कंप्यूटर और मोबाइल में लोग लगे रहते हैं, पक जाते हैं इसके करते हैं, तो आदमी सोचता है थोड़ा सा बाहर जाएं, घूमें, नेचर देखें। मॉल वगैरह जाते हैं तो वही शहर की चीज़ें, फिर शहर में चले गए, तो वहाँ पर जाने के बाद आदमी एक ऐसी फीलिंग करता है आदमी अपने आप को कि लगता है वाकई में कि दूसरी दुनिया में आ गए हम। हाँ। सर ये बताइए कि जंगल और जो हमारे जंगली जानवर हैं, इनको बचाने में, इनको सेव रखने में हमारा यानी आम इंसान का क्या रोल होना चाहिए, क्या जिम्मेदारी बनती है? जंगली जानवर को, ये हमारी धरोहर हैं, इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचा के सेव करके रखिए, वो सबसे अच्छा। एक चिड़िया को भी किसी को नहीं मारना चाहिए। जानवर तो बहुत दूर की बात है, और ऐसे ऐसे स्पीसीज़ हैं वहाँ पर जी। एक वहाँ पर आउल है, इसको उल्लू कहते हैं यहाँ पर। जी। वो केरल में है और कतनिया घाट में है। अच्छा। पूरे इंडिया में 2 जगह उसकी डिजीज पाई जाती है, स्पीसीज पाई जाती है। अच्छा। हाँ, केरल और यहाँ पर जाते हैं। हाँ, क्या और वो वहाँ पर हम कुछ ऐसा हमने सिस्टम बनाया वहाँ पर कि हम अपने गेस्ट को शाम को उसको बुला देते हैं हम रिजॉर्ट पे, कॉलिंग करते हैं। अच्छा। हाँ, और वो आता है, तो लोग यकीन नहीं हो रहा था कि भाई ऐसा होता है। जब लोगों ने देखा तो कहा, अरे ये तो नई चीज़ हमारे लिए भाई। हाँ हाँ। और जो बोटिंग होती है वहाँ पर, वो करीब 15-15 फीट के, 18-18 फीट के क्रोकोडाइल बोट के बराबर में बैठे बिल्कुल पड़े रहते हैं, धूप खाया करते हैं, और उसी बगल से जो है आपकी बोट जाती है, और 1 घंटा जो है पूरा टहला के लाती है वो। लेकिन अभी तक कोई अटैक वगैरह नहीं करते हैं वो, कि कोई ज़बरदस्ती टूरिस्ट पे, पब्लिक पे कोई अटैक करें, ऐसा कुछ नहीं वहाँ पर। अच्छा, मतलब किसी तरह की कोई ऐसा हाँ, खतरा नहीं है, मतलब सेफ्टी रहे, नहीं रहता हाँ, अब ये नहीं जंगल में भाई अकेले चला गया घूमने तो खतरा हो सकता है। जो उनके नाम से जो रूल्स रेगुलेशन है फॉरेस्ट के, वो 100% इंसान को फॉलो करना चाहिए। जंगल में चले, गाड़ी चलाए, अगर गोंडा से जाता है तो 50 किलोमीटर जंगल में चलना पड़ेगा। कोशिश करे कि जंगल के अंदर हॉर्न न बजाए, गाड़ी की स्पीड कम रखे, म्यूज़िक ना सुने, जिससे वहाँ पर जो इको फ्रेंडली जो है जोन है वो हमारा बरकरार रहे, उसमें जानवरों को डिस्टर्बेंस ना हो, जो हमारी धरोहर है वो बची रहे। ये भी बहुत बचाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसको बचाना भी गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से तो कर ही रही है, लेकिन हमारी भी साथ में जिम्मेदारी है कि उनको कोई जानवर क्रॉस करा सड़क तो हमको गाड़ी रोकनी चाहिए कि वो आराम से क्रॉस कर जाए। सर अगर हम जंगल की बात करें तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं आसपास, जो गांव हैं, जो लोग हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हो, इस बारे में भी आपकी कोई पहल है या कोई ऐसे बताना कहना चाहेंगे? वहाँ पर तो एक ऐसी जात बसी हुई है जी, जिसको थारू जनजात कहते हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं जी, जो कि इंडिया में बहुत कम जगह हैं। और अब ये सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में भी हैं, और श्रावस्ती में भी और बहराइच में भी हैं। ये जंगल से नेपाल की सीमा से लगे हुए होते हैं, ये अलग नहीं बसते हैं। इनका एक इलाका है, एक एरिया है, उसी एरिया में रहते हैं, उसी में बसते हैं। ये शादी बारात भी अपने करते हैं, इनका कल्चर भी दूसरा है और उनकी लैंग्वेज भी दूसरी है जी। इनके जो भी प्रोग्राम होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। और हम लोग अपने जो टूरिस्ट हैं जो जाते हैं उनको ले भी जाते हैं वहाँ पर, उनके गांव घुमाने दिखाने कि कैसे रहते हैं, कैसे रहें सर। जंगलों के बीच गांव में वो लोग रहते हैं, सोचिए आप। लेकिन उनके यहाँ गवर्नमेंट तो अपने तरफ से कर ही रही है जो भी कर सकती है उनके लिए, लेकिन एजुकेशन की कमी है वहाँ पर। कोई उस तरफ अच्छे स्कूल नहीं है, गरीब लोग हैं, वो बेचारे अच्छे स्कूल को पैसा नहीं दे सकते हैं, फीस नहीं दे सकते हैं। तो वहाँ पर एक गवर्नमेंट ही चाहे खोले इंग्लिश मीडियम कोई स्कूल, प्राइमरी स्कूल तो खुले हुए हैं, उसी को अपग्रेड करके कोई अच्छा स्कूल इंटर तक खोल के, या कोई एनजीओ ऐसी हो जो खोल के उनको एजुकेट करे, क्योंकि उनके पास बेचारे इतना साधन है न इतने पैसे हैं कि अपने बच्चों को कहीं बाहर पढ़ा पाए। वो इलाज भी समझ लीजिए हर घर में उनके यहाँ कुछ ना कुछ दवाइयाँ रखी होती हैं, वो सब गांव में जड़ी बूटी से इलाज करते हैं अपना। बहुत कम हॉस्पिटल जाते हैं कि साहब सांप काट लेता है उसका भी इलाज उनके पास है, किसी को चोट लग गई उसका भी इलाज है, हार्ट की बीमारी उसका भी इलाज है उनके पास।
ये अपने उनके यहाँ उनके जो धरोहर है जंगल हमारे, उसी में सब कुछ है और उसी से निकाल लेते हैं। हमको आपको नहीं पता होगा कि ये किस काम आती है। हम तो देखते हैं जैसे आप पेड़ लगा हुआ है, ये खरपतवार है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का इस्तेमाल वो करते हैं और इतना हेल्दी रहते हैं वो लोग कि बीमारी बहुत कम होती है उनके अंदर। वो दवा लेते ही नहीं है। अंग्रेजी दवा तो शायद ही 10% लोग खाते हैं वहाँ के थारू लोग। हाँ, लेकिन ऐसी तमाम और कुछ गंभीर बीमारी होने पे हाँ, अगर वो सुविधा नहीं है, हाँ, उस तरह की जागरूकता नहीं है, तो अपनी जान भी गंवा देते होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही है। जब कोई तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हाँ, हमें प्रयास करना होगा। हाँ, चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल करना और उसके लिए एजुकेशन सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा होना ज़रूरी। चाहिए, आप कह रहे हैं। हाँ, तो जैसे वहाँ पे आपका जो रिजॉर्ट्स है, आप लोकल लेवल हाँ, पे हाँ, कुछ मेडिकल कैंप या एजुकेशनल कैंप, ऐसा कुछ चीज़ें कुछ हैं आप लोग प्लान करते हैं वहाँ पे? नहीं, हमारे यहाँ तो हमारी मिसेज जो PhD डॉक्टरेट हैं, जब वहाँ जाती हैं तो जितने गांव बच्चे हैं उनको जो पढ़ना चाहते हैं उनको एक ब्लैक बोर्ड रखा है बाकायदा। अच्छा। और उनको जो भी घंटा 2 घंटा समय देती हैं वो फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती हैं वो। और अच्छा। बच्चे भी इंतजार में रहते हैं कि मैम कब आ रही हैं, जिससे हम लोग जो है कापी किताब लेके पहुँच जाए वहाँ पर। और बच्चों भी इंटरेस्ट रहता है, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं वो, लेकिन उनको सही गाइडेंस प्रॉपर जो है उनको नहीं मिल पाती वहाँ पर। हाँ, तो उनको थोड़ा जागरूक करने का वो काम आप कर हाँ, रहे हैं, हाँ, हाँ, ताकि उनको लगे कि हम आगे हमें और क्या कर सकते हाँ, हैं और जी। हमें आगे क्या करना चाहिए जी। चीज़ के लिए। अब चूंकि हमारा प्रोग्राम का टाइम समाप्त हो रहा है, तो सर चलते चलते आप कोई ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जनपद वासियों को, यहाँ के श्रोताओं को हमारे? यही संदेश देना चाहिए, जो भी काम करे ईमानदारी से करे, मेहनत से करे और टीम वर्क के साथ करे। जी। अगर टीम हमारी कोई, हमने 10 लोगों को जोड़ा है, वो 10 लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हम अपने आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जी। तो टीम वर्क को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ की अवेयरनेस, अगर हमारे अंदर कोई जानकारी है, पुराने ज़माने में होता था कि हकीम जी के साथ नुस्खा था वो लेके चले गए, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर कुछ अगर हमारे अंदर जानकारी है तो हम लोगों को तो पहुँचाएँ उसको अवेयर करें। लोगों को अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, किसी चीज़ को अवेयर करना। जैसे आजकल अब चुनाव आ रहा है, हमारे यहाँ अभी पोलिंग होनी है लोकसभा की, तो मैं चाहूँगा कि जनपद के ज़्यादा जितने वोट डाल सकें, मैक्सिमम हमारे यहाँ पोलिंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ वो पोलिंग देखिए 50% होती है, 60% होती है, ये गलत है। हमारा अधिकार है, हमको कम से कम कुछ नहीं तो 90% पोलिंग यहाँ पर करना चाहिए। मैं जनपद वासियों को यही कहूँगा कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करें, और ये हमारी अपील है सबसे। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी चीज़ों पे इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई, अब आपने बताया, और खासतौर से युवाओं को जो कुछ करना चाहते हैं, जिनको पैसे कमाने की बड़ी जल्दी रहती है, तो उनके लिए भी यही संदेश है कि पहले पढ़ाई करें और मेहनत करें और शुरुआत छोटे से करें। और सबसे बड़ी बात जो आपने बताई कि टीम भावना बहुत ज़रूरी है। अगर हम साथ मिल के काम करते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, तो हम ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे। ये एक बड़ा फार्मूला आपने दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतना कीमती समय दिया आपने, थैंक यू सो मच। वेरी वेरी थैंक्स सर। रेडियो अवध सुनो दिल से, गोंडा के दिल की धड़कन है, विश्वास और अपनापन है। 90.8 FM रेडियो अवध सुनो दिल से।